दर्शकों, दस्तक भारत में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पहचान की जरूरत नहीं है। सावधानी के नगर पालिका के प्रशासक और बहुचर्चित हिंदी भाषी नेता सुरेश मिश्रा हमारे साथ हैं और दस्तक भारत की तरफ से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। ये बताइए कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपकी कब से हुई थी? दरअसल मेरे स्वर्गीय पिता साधु मिश्रा जी चापदानी पौर सभा के जाने माने लोगों में से उनकी नाम आती थी उनका। अब चापदानी पौर सभा में करीब 20 वर्ष तक वो पार्षद रह चुके हैं और इस नाते राजनीति में भले ही देर से आए हैं, लेकिन मेरा पारिवारिक जो एक रिश्ता था राजनीति से पहले से जुड़ा हुआ था और पूरे एक्टिव तौर पर 2005 से हम राजनीति में उतरे हैं। 2020 वर्ष 2020 जो है तो शुरुआती दौर से ही चुनौतियों भरा रहा है। 2020 की शुरुआत से ही देश भर में एनआरसी सीए को लेके प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद मार्च महीना में एकाएक कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस बोलते हैं अचानक से हमारे देश में दस्तक दी और देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन का जनता कर्फ्यू रखा और जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन ही पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की और तब से आज तक हम इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा। तो ये इस जो चुनौतियों का पीरियड जो गया है, समय गया है, काफी चुनौतियों भरा रहा होगा। और 2020 की जो शुरुआत हुई आपकी शुरुआती दौर में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान जो है, अम्फान तूफान ने भी काफी भारी क्षति पहुंचाई। तो ये सब लेकर आप कैसे इसको मेंटेन कर पाए हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, अहम बात, वो ये है कि कोविड-19 के आने के बाद खास करके भारतवर्ष में जो प्रतिक्रिया शुरू की गई, मैं समझता हूं कि प्रतिक्रिया शुरू से ही हम लोग भूल करते हुए चले हैं। जिस समय लॉकडाउन नहीं करना था उस समय लॉकडाउन हुआ। अब जब जरूरत है तो लॉकडाउन उठ रहा है। अगर हम लोग देखिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके खिलाफ बोलना सही नहीं होगा, फिर भी एक साधारण पब्लिक होने के नाते छोटे जो बच्चे हैं घर के, वो भी पूछ रहे हैं कि आज जब कोरोना के केसेस इतने ज्यादा हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों उठ रहा है? बच्चे पूछ रहे हैं हम लोगों से आज। तो मैं समझता हूं कि इस टोटल ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसका नतीजा हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। आप देखिए, शुरू में जब आपको लॉकडाउन करना था शुरू में, तो जितने हमारे मजदूर भाई बाहर फंसे हुए थे, पहले उनको घर पहुंचाना था। पहुंचाने के बाद में इसके बाद जो लॉकडाउन का प्रतिक्रिया शुरू होता होगा तो मेरे ख्याल से ठीक रहता। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो हमारे हजारों की संख्या में मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे, कोई पैदल चल दिया, कोई किसी तरह वहां से निकल गया आने के लिए, अपना काफी कष्ट उनको सहना पड़ा। तो मेरे ख्याल से टोटल जो हम लोगों का प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस ही हम लोगों का भूल हुआ है और अब जरूरत है लॉकडाउन का। लेकिन देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 जो है ये प्रोसेस जो हम लोग जो आपका हो रहा है, ये प्रोसेस हम लोग प्रोसेस हो रहा है, ये मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। ये बताइए कि 2020 जिस तरह से आफत लेकर आया था, आज आपके राजनीतिक सफर के बाद से अब तक ऐसा दिन कभी देखने को मिला? और किस तरह से इन चुनौतियों का सामना, जब आपके जीवन की भी सुरक्षा है, लोगों की भी सुरक्षा के लिए आप निकलते हैं और एक महामारी का दौर चल रहा है, इसके ऊपर अम्फान तूफान, ऊपर से बारिश आफत बनकर आ रही है, तो ये सारी चुनौतियों से कैसे आप सामना कर रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए था इस बार, एक तो कोविड-19 और उसी दरमियान हम लोगों का अम्फान तूफान जो है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का।
उनका जो उद्देश्य जो था, उनका जो सोच था, वो ये कि लोगों के बगल में कैसे हम लोग खड़ा हों। आज आप ये देखे होंगे कोविड के दरमियान जिस प्रकार से ये राज्य सरकार लोगों के बगल में खड़ा हुई है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि अम्फान का जो पैसा जो है उसको लेकर दुर्नीति हुई है, सुनने को मिलता है हमको। लेकिन चापदानी पौरसभा में ऐसा कोई केस हम लोग के पास अभी तक नहीं आया है। और अम्फान तूफान से जो भी हम लोग का क्षति हुआ था चापदानी इलाके में हमारा, जिनका नाम हम लोगों ने गवर्नमेंट के पास भेजा था, सबके अकाउंट में 20,000 रुपया करके आज करीब चापदानी में नियर अबाउट 400 लोगों को 20,000 रुपये मिला है। और हम लोगों ने उन लोगों का नाम चापदानी म्युनिसिपल का जो वेबसाइट है उस पर हम लोगों ने छोड़ भी दिया है कि आप जाइए और उनसे पता लगाइए। अगर कहीं दुर्नीति हुआ है अगर तो पहले प्रमाण करें, नहीं तो चुप रहें। एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ना कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। ये जो नीति है आज जो विरोधी जो लोग अपना रहे हैं, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इस विपद के समय में आप लोग भी साथ में आइए और कैसे ठीक किया जाए उस पर अपना विचार रखें। आप लोग विरोध में बोलने के समय फिर हम लोग आपको मिलेगा बोलने का समय, लेकिन अभी सही समय नहीं है। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चापदानी हमारे पौरसभा के तमाम हमारे जो कंजर्वेंसी वर्कर्स जो उनका जो भूमिका रहा है चापदानी को साफ रखने में, ये बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो विपद की घड़ी थी हम लोगों के लिए, अम्फान, कोरोना, कुछ हद तक आज हम लोग उससे हम लोग बच चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगामी दिन भी हम लोग इस तरह उसको हम लोग जो है जो समस्या आने वाली है उसको हम लोग फेस कर लेंगे। जिस तरह से विरोधी पार्टियां जो है सक्रिय हो रही है, आने वाले राजनीति सफर में क्या कोई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा? जिस तरह से भगवा की एक लहर है और कहा जा रहा है कि जैसे मोदी लहर थी, मोदी लहर में जो लोकसभा चुनाव जीता गया और काफी सारी जो सीटें हैं सांसद की वो भाजपा के खाते में गई, तो क्या ऐसा कुछ आने वाले समय में क्या बदलाव होगा या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या जनता आप पे विश्वास करती है? देखिए, रही चापदानी की बात, तो मैं जिस प्रकार से अपने इस 15 वर्ष के कैरियर में लोगों के लिए काम किया है, इसका प्रमाण आपको रास्ते में उतर के आपको नजर आ जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज विरोधी जो लोग भगवा की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भगवा झंडा को अलग रख दीजिए और हम कहते हैं कि आप आइए विकास पर बात करें। अगर लोगों को विकास पसंद नहीं है, अगर भगवा ही पसंद है अगर, तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जो वो काम कर रही हैं, चाहे कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, विभिन्न स्कीम के जरिए खाद्य साथी हो, विभिन्न स्कीम के जरिए लोगों को जो मदद पहुंचा रही हैं वो मदद पहुंचाना बंद कर दे और वो भी भगवा का राजनीति करना शुरू कर दे। आने वाले दिनों में आप अपने राजनीतिक कैरियर में किस बुलंदियों को छूना चाहते हैं और आपका राजनीतिक उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? 2005 में जब पहली बार हम राजनीति में कदम रखें, उस समय भी हमारा उद्देश्य जो था कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था, बहुत दूर तक पहुंचने का उद्देश्य नहीं था। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए चुना ताकि लोगों का हम लोग सेवा कर सकें। और 15 वर्ष हर प्रकार से लोगों का मदद करने का हमने चेष्टा किया है और कहां तक सफल हो पाए हैं ये जो बात है, यहाँ के लोग बोलने ज़्यादा अच्छा होगा। और आगे भी हमको ज़्यादा दूर नहीं पहुंचना है, बस लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करना है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अक्सर तृणमूल में गुटबाजी की खबरें सामने आती है, तो क्या गुटबाजी का कहीं ना कहीं खामियाजा जो ग्राउंड लेवल के जो नेता है उन पे भी पड़ेगा और इसका क्या असर, क्या इसका आप पे भी पड़ेगा? देखिए, ये तो एक पुरानी कहावत है कि घर का विभीषण लंका ढाए। अगर आपके घर में कोई विभीषण अगर पैदा हो जा रहा है
तो लंका का तो जानना तय है। लेकिन मेरा साथ ही साथ जो हमारे ऊपर के जो नेता हैं उनसे भी ये मेरा निवेदन है, निवेदन उनसे हमारा है कि आप पहले इंक्वायरी कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद देखिए ये जो गुटबाजी जो हो रही है, देखिए हर जगह की बात है। ये जो हमारा जो परिवार है, कांग्रेस का परिवार से हम लोग आए हैं, तो हम लोग को बोला तो हम लोग को बचपन से ये मिला है हम लोगों को गुटबाजी करने का कहीं ना कहीं। लेकिन ये तय आपको करना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। अगर गलत को सपोर्ट कीजिएगा अगर, तो इसका आपको खामियाजा जो है आपको भरना पड़ेगा। आपकी पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस पे आरोप लगते हैं कि राम के नाम पे परहेज करती है, राम के नाम से बचना चाहती है, तो क्या ऐसा कहें? और आपकी छवि जो है इससे बिल्कुल अलग हटके है, धार्मिक छवि रही है, तो क्या राम कोई फैक्टर है पार्टी के लिए कि राम के नाम पे परहेज किया जाए, या जैसे भी राम बोलने में कोई आपत्ति हो? देखिए, मैं नहीं समझता कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उनको राम के नाम पर परहेज है, ऐसा नहीं है। और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, आप देखे होंगे, चाहे दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो या क्रिसमस हो या कोई भी पर्व हो, वो हर पर्व में शामिल होती है, वो सब धर्म को मानती है। और रही बात राम, तो देखिए राम का नाम से किसी को परहेज होना भी नहीं चाहिए। आज हमारे वो भगवान हम लोगों के हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं तृणमूल कांग्रेस जो है राम के नाम से उनको परहेज है, तो हम समझते हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से देश भर में बेरोजगारी बढ़ी है, माइग्रेंट लेबर जो है वो बेरोजगार है, काफी सारे लोग जो भिन्न राज्य से यहाँ आए बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और आपके चापदानी क्षेत्र में जो है वहां पे भी लोग बेरोजगार हैं, तो इसको दूर करने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये बताइए। देखिए, वैसे चापदानी हमारा जो इलाका है गरीब इलाका है, और हमारे इस इलाके में करीब करीब 4 जूट मिले हैं, और इस जूट मिलों से हम लोगों को एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल जाता है हम लोगों को। और जो लोग फिलहाल जो बेरोजगार हैं, जो बाहर से आए हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो हैं यहाँ खुल रही हैं। हम लोगों ने करीब करीब चापदानी से 50-60 लोगों का नाम रिकमेंड किया है, और उनको काम मिला है। 10,000 या 15,000 महीने पर उनको काम मिला है। इसके अलावा रेलवे में भी कुछ लोगों को सैनिटाइज करने के लिए काम मिला उन लोगों को, तो वहाँ भी हम लोगों ने रिकमेंड किया है, सिफारिश किया है, वहाँ भी लोगों को काम मिला है। तो देखिए, बेकारी तो है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में शपथ लिए थे, तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लोगों को देंगे। तो ये प्रश्न उनसे करना चाहिए कि वो जो वादा किए थे, वादा कब पूरा करेंगे। अगर अपना वादा पूरा कर दें अगर वो, तो हम समझते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में कोई बेकार नहीं बचेगा। तो क्या लगता है कि राज्य की कोई जिम्मेवारी नहीं है रोजगार के प्रति, रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रति राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी है? ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को भी गंभीर होना चाहिए, रोजगार के सुअवसर प्रदान करने चाहिए, नए नए रोजगार के ये इंडस्ट्रियां स्थापित करनी चाहिए, ठीक है? जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी है, तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है, क्राइम का ग्राफ भी उस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है। कि राज्य सरकार का तो दायित्व तो अवश्य बनता है, इसी बात नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन केंद्र का भी सहयोग होना चाहिए। आज राज्य सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन रिमोट जो है वो केंद्र के हाथ में है। अगर केंद्र सहयोग नहीं करेगा अगर, तो राज्य सरकार लाख प्रयास कर ले, वो सफल नहीं हो पाएंगे वो लोग। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी, आप देखे होंगे हर वर्ष वो एक बिजनेस समिट करती हैं, आयोजन करती हैं, ताकि लोग यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करें। लोग आते भी, हम लोगों ने देखा लोग आते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये ऊपर से उनको दाब दिया जा रहा है कि नहीं आप इन्वेस्ट करें, लेकिन बंगाल में इन्वेस्ट आप न करें। तो अगर केंद्र सरकार अगर सपोर्ट नहीं करेगी अगर राज्य सरकार को अगर, तो राज्य सरकार के औहदा भी जितना है भरपूर प्रयास कर रहे हैं लोगों को इन्वेस्ट करने का, और कर भी रहे हैं। आज
आप हमारे दस्तक भारत न्यूज चैनल के माध्यम से कोविड-19 को लेकर देश की जनता, बंगाल की जनता, चांदगानी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग करीब करीब 5 महीना से बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हम लोग के पास नहीं है। लेकिन कब तक हम लोग घर में रहेंगे? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सेफ्टी पहले, सेफ्टी के तहत आप लोग अपने अपने काम में निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैटर है उसको आप लोग माने, और घर आने से, जब घर आप लोग आते हैं अपने घर पर, तो कम से कम घर में आप लोग साफ सुथरा होकर ही घर में जाएं, ताकि अगर कोई वायरस आपके साथ आ गया हो तो आपके घर के अंदर वो प्रवेश न करे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये जो दुख दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जल्द से जल्द ये खत्म हो और फिर हम लोग अपने पुराने दिन में हम लोग अपना वापस चले जाएंगे। दस्तक भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला हर एक पल मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।